बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं वो एग्ज़ाम्पल है 7.2, 7.7। उसके बाद एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उसमें है 7.1, 7.6 और 7.5, 7.12। तो यहाँ 7.1 के बाद हम करेंगे 7.5, उसके बाद हम करेंगे 7.6 और फिर हम करेंगे 7.12। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हमने सॉल्व करना है इस लेक्चर के अंदर। लेकिन आज के लेक्चर में हम 7.2, 7.27 एग्ज़ाम्पल और 7.1 जो प्रॉब्लम है वो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाकी जो 3 प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एग्ज़ाम्पल 7.2 की जानब। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करनी है, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल हल करनी है, तो आपके सामने 2 बातें होनी चाहिए। एक तो आपने डाटा देखना है कि डाटा हमारा क्या है, हमें दिया क्या हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ आएँ। जब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो फिर आसानी के साथ डाटा भी लिखा जा सकता है और उसका सलूशन भी निकाला जा सकता है, और ये भी फ़ौरन जजमेंट की जा सकती है कि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसके ऊपर आप 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं उसके पिस्टन के ऊपर ऑफ ए पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 0.01 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें तो हाइड्रोलिक प्रेस के 2 पिस्टन होते हैं, एक स्मॉल एरिया वाला पिस्टन होता है और एक लार्ज एरिया वाला पिस्टन होता है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे फ़ायदा पर ये एक पिस्टन यहाँ पे लगा होगा जिसका एरिया जो है वो स्मॉल ए है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया आप कैपिटल ए कह दें, और इसके नीचे यहाँ पे जितना भी ये स्पेस बचती है यहाँ पे लिक्विड मौजूद है या कोई भी फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, तो पंप ये होता है कि स्मॉल एरिया पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो यही फोर्स आगे मुंतकिल होती है कैपिटल एरिया वाले पिस्टन पर। इस वजह से स्मॉल एरिया वाले पिस्टन को हम पंप का नाम देते हैं। तो पंप के ऊपर आपने 0.01 क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो पंप है उसके ऊपर आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो इसको डाटा की सूरत में आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाइड की है वो है 100 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पंप भी लिख सकते हैं या एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 0.01 मीटर स्क्वायर। उसके बाद फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस अ कॉटन बेल, यानी वो वाली फोर्स मालूम करनी है जो कॉटन बेल को कंप्रेस करती है। प्लेस्ड ऑन लार्जर पिस्टन, जो बड़े पिस्टन के ऊपर रखी गई है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन, जो लार्जर पिस्टन है उसका एरिया क्या है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स दैट कंप्रेसेस, यानी कि वो वाली फोर्स जो कि कॉटन बेल को दबाती है उसको कंप्रेसेस करती है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये जो पहले वाली फोर्स है जो पंप के ऊपर लग रही है उसको हम F1 का नाम देंगे और इस फोर्स को हम F2 का नाम देंगे। ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम पास्कल्स लॉ। ये डाटा हमें गाइड करता है कि पास्कल लॉ के अंदर ये 2 फोर्सेस और एरिया इस्तेमाल होता है। यूजिंग पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ के मुताबिक इसको हम कैसे लिखेंगे, F1 ओवर स्मॉल a इज़ इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। ठीक है, हमें F2 निकालना है, इस कैपिटल A को उठा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें,
F1 ओवर स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A इज इक्वल टू F2। इसको आप फार्मूले को इस तरह लिखें कि F2 इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A। नौ हम इस फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। F1 की वैल्यू 100 न्यूटन और जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वेयर और जो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू है 1 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो कैलकुलेटर के साथ इसे आप हल करेंगे। 100 को आपने डिवाइड करना है 0.01 के साथ, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1000 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 मीटर के साथ, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 10,000, यानी कि इसकी वैल्यू 10,000 आ जाएगी। ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो यूनिट आपके पास बचेगा यहाँ पे न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो कि बड़े पिस्टन के ऊपर पैदा होती है। जी, उसके बाद एग्जांपल 7.7, अ स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग। तो डाटा में हमें सबसे पहले जो है वो क्या लिखना है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर लिख लें या अकेला वायर का लफ्ज़ भी लिख लेंगे तो भी सही होगा। उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लॉन्ग है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर स्क्वेयर, स्ट्रेच्ड थ्रू 1 मिलीमीटर, स्ट्रेच्ड थ्रू 1 मिलीमीटर, यानी कि अगर आपके पास ये एक स्टील वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है और इसके ऊपर जो है वो आप फोर्स लगाते हैं 10,000 न्यूटन की फोर्स, और इसकी वजह से इस स्टील वायर की लेंथ में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, उसे हम डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो लेंथ है L है, ये कैपिटल L से रिप्रेजेंट करें आप और इसके साथ O लगा दें, ये ज़ाहिर करेगा ओरिजिनल लेंथ को। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ में जो चेंज आता है वो रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा L के साथ और उसकी वैल्यू है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर तक उसकी लेंथ में इजाफा होता है। मिली की जगह पे 10 की पावर 3 आ गया। जो फोर्स हमने इसके ऊपर लगाई है वो यहाँ पे है 10,000 न्यूटन। कितनी फोर्स है? 10,000 न्यूटन की। हमें मालूम करना है यंग्स मॉडुलस। क्या मालूम करना है जी? यंग्स मॉडुलस मालूम करना है और उसकी रिप्रेजेंटेशन है y के साथ। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ योर डाटा। अब इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे फार्मूला में, तो यकीनन यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो यंग्स मॉडुलस का ही होगा। यूजिंग फार्मूला y इज इक्वल टू f इंटू L0 ओवर a इंटू डेल्टा L। ठीक है, तो f की वैल्यू पुट करें। f की वैल्यू आपके पास क्या है? 10,000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल जो लेंथ है वो है 1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप पीछे डाटा से देखें तो वो है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर स्क्वेयर, और जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। तो पहले 1000 को 1 से 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 10 की पावर -5 और ये 10 की पावर -5 दोनों मिलकर बन जाएंगे 10 की पावर -8।
मीटर स्क्वायर और ये मीटर जो है, ये अगर आप इसको हल करें तो ये मीटर इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ऊपर 10,000 न्यूटन को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 10 की पावर 4 न्यूटन, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ न्यूटन। इसको आप बगैर कैलकुलेटर के अगर आप हल करें तो यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा और बटे में बचेगा 5। ये 10 की पावर 4 और ये -8 ऊपर जाके क्या बनेगा +8, ठीक है। यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 को 5 से अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2, यह आएगा 0.2 × 10⁻⁴ + 8 होता है 12, यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे उठा के ले आऊँ 2 के राइट साइड पे, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने सीखा हुआ है कि जितना डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा उतना 10 की पावर माइनस हो जाएगी। चूँकि एक डिजिट गया है तो एक डिजिट 10 की पावर माइनस हो जाएगी। तो ये आएगा आपके पास 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील। स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की ये वैल्यू है। इस वैल्यू को आप बुक में दिए हुए टेबल के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या टेबल में स्टील की यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है या नहीं है। तो वहाँ से आप इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कैलकुलेटर के बगैर आप इसकी कैलकुलेशन करना सीख जाएं, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसी पाबंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस लेवल तक तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे MD कैट के अंदर या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो वहाँ कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो जी एग्ज़ाम्पल हमने कर ली है। अब इसकी प्रॉब्लम है 7.1। एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट है 40 × 10 × 5। जब आप 3 वैल्यू आपके पास आए, जैसे ये 40 × 10 × 5 है तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप डाटा में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। जो लकड़ी का ब्लॉक आपके पास है उसका वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिखना है, वो है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटी को आप मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पर भी 10 × सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 और इसी तरह 5 × सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ भी मीटर आ जाएगा। लो जी, अब आप 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2000। 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 मिलके बन गया -4 और ये -6। मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब। तो इसको आप 2000 × 10⁻6 मीटर क्यूब करके भी लिख सकते हैं, या अगर आपने इसी तरह ही इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का। अगर आप इसकी मैथ की वैल्यू देखें तो वो 850 ग्राम है, ठीक है। तो ये ग्रामों के अंदर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैस ऑफ ब्लॉक। जो ब्लॉक का मैस है दैट इज़ M, वो है 850 ग्राम। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो फिर ये मीटर में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप कैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 400 आएगा और 400 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 2000। तो यहाँ पे ये बनता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आप यहाँ सेंटीमीटर क्यूब को डायरेक्ट मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो दोनों तरह से ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, जो वुडन ब्लॉक आपको दिया हुआ है उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो फार्मूला यहाँ पे डेफिनेटली आप डेंसिटी का ही यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू
मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब चूंकि आपने सिंबल दी हुई है, डेंसिटी को डी, मैस को एम और वॉल्यूम को वी सिंबल दी हुई है, इसलिए आप सिंबल यूज़ करेंगे। मैस की वैल्यू है 850 ग्राम और जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वो आपके पास है, अगर आप उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कैलकुलेटर से इसे हल कीजिए, 850 डिवाइडेड बाय 2000 तो ये आएगा 0.425 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लो जी, अब आप डेंसिटी यही निकालेंगे किस में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो मैस आपका है 850 ग्राम। अब आप सेपरेट इसको 850 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा किलोग्राम। या एक तरीका ये है कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 ऊपर जाकर बनेगा 10 की पावर -3, साथ में आ जाएगा किलोग्राम। तो ये भी सिंपल मेथड है ग्रामों को किलोग्राम में बदलने का। 10 की पावर -3 और यह आ गया किलोग्राम, और जो वॉल्यूम आपके पास है वो है 2000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है जी, दोनों तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो, इसकी ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 85 ओवर आ गया 200, ये भी 10 की पावर वो भी 10 की पावर, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर 6 ऊपर प्लस हो जाएगी। यूनिट में वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 85 ओवर 200 आप इसी तरह ही रहने दें। तो यहाँ 10 की पावर 6 से 3 निकाला, क्या आएगा 3, और 10 की पावर जो 3 है उसको आप लिख सकते हैं 1000। क्या लिख सकते हैं 1000। तो यहाँ आएगा 85 ओवर 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसकी 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गई, ये जो 2 बचेगा इसको आप 10 के साथ काटें, 5 आ गया। अब ये आएगा 85 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जी, अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 5 को 85 से जब मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें कि फॉर एग्जाम्पल 80 + 5 है, तो 80 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 80 को डायरेक्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा 400। ठीक है, और 25 इसमें प्लस कर दें तो 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आएगी। तो आज के लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल हल किए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब इन न्यूमेरिकल्स की आपने असाइनमेंट क्रिएट करनी है, मतलब आपकी असाइनमेंट है जो आपने काम करना है वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 टाइम्स, और प्रैक्टिस करते वक्त आपने विदाउट कैलकुलेटर इसको हल करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेटर की वहाँ पे आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकी कैलकुलेशन आपने विदाउट कैलकुलेटर करनी है। यूनिट की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए और उसके बाद मैथमेटिकल स्टेप्स की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड करके अच्छी तरह इसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।